तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों कुछ ऐसे 100 क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा मैथ के। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैथ मेरा कैसे स्ट्रांग होगा, मैं कैसे 85-90 मार्क्स ला सकता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो का आप देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, पूरा पूर्ण विश्वास 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों कि 85-90% आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे कम से कम इतनी सारी स्लिपें हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चनों को मुझे कराना है। देखिए, बहुत सारी स्लिप हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारी क्वेश्चनों को मुझे आपको सॉल्व कराना है, चाहे वो कितना भी वीडियो लग जाए, चाहे 5 वीडियो आ जाए, चाहे 7 वीडियो। ठीक है, तो इस सारी वीडियोज में इन सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा सोल्यूशन। ठीक है, तो आप बस इसे क्या करना है कि सारे क्वेश्चनों को नोट करना है नोट कॉपी पे, और सारे क्वेश्चनों को लगा कर जाना है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन, जब आपकी एग्जाम जाएंगे पेपर देने के लिए, तो पेपर में पहला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछता है कि प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी में से 4 विकल्प में से कोई एक आंसर सही होगा, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छाट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, हर बार 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछता था, 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। इस बार सिलेबस कम हुआ तो कौन जानता है कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चन फर्स्ट आपका आता है 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, चाहे आप तो 10 क्वेश्चन आ जाए 10 मार्क्स का, तो इसमें देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इन्हीं के बीच में आने वाला है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, यह बात आप 100% लिख लीजिए। ठीक है, बस आपको करना है कि ऐसे नोट साथ ही साथ करते रहिए। इसका मैं सोल्यूशन अभी जस्ट कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे इसमें ये दिया है। अब यहाँ से सोल्यूशन करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सभाज्य संख्याओं का युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सभाज्य संख्याओं का युग्म है? ऑप्शन ए 4 विकल्प आपको दिए हैं, इन विकल्पों में से कोई ये संख्या होगा जो आपस में क्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अब सभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से बस नोट कीजिए, समझते चलिए। तो देखिए यहाँ पे सभाज्य संख्या, ठीक, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में बस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इजी है। सभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का जो यस्यफ होता है, यस्यफ क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। दो संख्याओं का अगर यस्यफ, यस्यफ मतलब होता है दोस्तों मस, अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का मस अगर एक आ जा रहा है तो समझिए वो सभाज्य संख्याओं के क्या है, युग्म है। ठीक है, तो सभाज्य संख्या कैसे इसमें देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 18 और 25, देखिए ये जो संख्या है 18 और 25 जो है ये आपस में सभाज्य युग्म है। कैसे, तो इसका यस्यफ एक होगा। कैसे यस्यफ एक होगा, तो हम क्या करेंगे कि 25 में हम किसका भाग देते हैं, 18 का। यस्यफ निकालना आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से 18 कम 18, ठीक है, यहाँ से कितना बच गया आपका, 18 7 25, 7 बच गया। अब 18 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, यहाँ से कितना बच गया आपका, 4 बच गया। अब 4 का भाग किस में देंगे, 7 में, तो 4 एकम 4, यहाँ से बच गया 1। अब 1 का भाग देंगे 4 में, तो 1 चौक को 4, अब यहाँ से कट गया। तो जिन संख्याओं से पूरा कट जाता है वही तो यस्यफ कहलाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यस्यफ आपका क्या हो जा रहा है, एक। अगर यस्यफ आपका एक हो जा रहा है तो मतलब कि ये चीज़ें हो गई कि इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर यस्यफ एक आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 18 और 25 ऐसी दो संख्याएं हैं जो आपस में क्या है, सभाज्य युग्म बना रही हैं, और अन्यथा किसी का भी यस्यफ एक नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह सोल्यूशन आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को बस समझते चलिए, नोट करते रहिए, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ ही साथ करते रहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, और इसका मैं सोल्यूशन अभी जस्ट बता रहा हूँ। देखिए ये है कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबिंब है। ये दो समीकरण इक्वेशन दी, इन दोनों इक्वेशनों से कोई हल नहीं होने का प्रतिबिंब इसमें से कौन है, प्रतिबंध आप इसमें से छाटना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन इसका होता है, ये सारी चीज़ें आपको आने लगेंगी। ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि यहाँ पे समीकरण दिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखिए यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं 100%, 90 मार्क्स ला देंगे मैथ में।
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह नहीं इक्वेशन दिया, इक्वेशन एक देखिए, इक्वेशन एक फर्स्ट दिया, इक्वेशन एक सेकंड, यही दो दिया ना। अब देखिए इसमें एक चीज होता है दोस्तों कि आपको मैं बता दूं कि कह रहा है कि कोई हल ना हो, क्या कह रहा है, कोई हल ना हो। तो आपको बता दिया कि कोई हल किस समीकरण में नहीं होता है, कि जब a1/a2, जब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, और यह बराबर नहीं हो जाता है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं। ठीक है, जब a1/a2 बराबर होने लगता है b1/b2 के, ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो यह जो इक्वेशन आपको इस तरह के दिखाएंगे प्रतिबंध, ये आपका कोई हल नहीं के लिए होता है। तो जैसा कि इसमें बताया था दोस्तों कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबिंब है। तो जैसा यहाँ पे कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यही तो है भाई, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये इस क्वेश्चन को नोट कर लिया आपने। उम्मीद करता हूँ कि इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई हल का नहीं, यही फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब हम धीरे से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को आप लोग नोट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कर लेते हैं। पूछा हमसे द्विघात समीकरण, और जैसा कि द्विघात समीकरण जानते हैं आप लोग, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ये तो कोर्सेज कराई जाती तो आपको बताया जाता है, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 की वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस फॉर्मेट का अगर आ जाता है वैल्यू, तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण है। तो इसे हल करके देखना पड़ेगा। तो चलिए पहला हल करते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे ये दिया है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ अगर समझ में नहीं आएगा तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। इसी फॉर्मेट पे इसको तोड़ना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2 गुणे ए क्या है एक्स और बी के क्या है 1। ठीक है, अब बराबर 2 में x गुणा करेंगे तो 2x और माइनस 3 दूनी के 6। इसको हल करेंगे तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 2x को गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही आएगा, बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यह प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, यह प्लस 6 इधर माइनस 6 इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस 6, बराबर 0 हो गया इधर। ठीक है, अब करना क्या है कि यह तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। अब मैटर एक रख रहा है कि यह आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 चाहिए। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझने की कोशिश की। यहाँ पे एक लॉजिक होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर में लिख दूंगा। देखिए एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, अब यहाँ पे bx चाहिए। ठीक है, तो देखिए b यहाँ पे कुछ है नहीं, x फॉर्मेट में नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 में जब x को गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन 0x लिख देंगे तो मेरा यहाँ पे b का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, x मेरा यहाँ पे भी आ गया, प्लस c की जगह 7 तो है बराबर 0। तो यह जो फॉर्मेट बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का बन गया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह फॉर्मेट बन गया, अतः हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो कौन सा, ये ऑप्शन द्विघात समीकरण हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूछा था निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो भाई यह द्विघात समीकरण का समीकरण बन रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका सोल्यूशन भी आप यहाँ अच्छे तरीके से देख लिए हैं। ठीक है, कि किस प्रकार हुआ है, तो आराम से पढ़ना है। अभी 3-4 महीने आपका बाकी है, तो 3-4 महीने बस आपको 100 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन, ये विकल्पीय भी बता रहे हैं, अभी तो अति लघु बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये आप अभी पहला क्वेश्चन के लिए आप ये सारी चीजें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की, और क्वेश्चन नंबर चौथे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके लिए मुझे त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया, और इसका मैं नाम लिख सकता हूँ ABC। ठीक है, तो ABC में इसका नाम रख दिया। अब हमसे यहाँ पे किया है क्या, कहा है कि AB बराबर 6 कड़ी में 3, मतलब AB जो है वो कितना होना चाहिए, 6 कड़ी में क्या होना चाहिए, 3। तो भैया लिख दिया। फिर कह रहा है AC बराबर 12, AC बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है BC बराबर 6, BC जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं लिख दिया। अब कह रहा है कि कोण B का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यह कोण आप मान ज्ञात कीजिए कि यह कोण कितने अंश का होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपका समकोण त्रिभुज बन गया है, और समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में देखिए पाइथागोरस का नियम लगने लगा है। देखिए यह आधार हो गया, लंब हो गया या कड़ हो गया। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यह कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। लेकिन 90 अंश का फॉलो कब करेगा, कि जब देखिए लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही तो होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं, आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे कड़ क्या है, 12। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 144। ठीक है, तो अगर दोस्तों लंब का स्क्वायर में कर दिया जाए और आधार का स्क्वायर कर दिया जाए, और लंब का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर 144 आ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि यह कोण 100% 90 अंश के होंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाएगा, तभी ये पाइथागोरस नियम फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ के 144 लाना पड़ेगा, कड़ के स्क्वायर के बराबर। लंब क्या हमारा है 6 का, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, 6 कड़ी में 3, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 6 कड़ी में 3, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 3। ठीक है, तो ये हो गया 36 प्लस यहाँ पे 36, 18 को 8 हासिल लगा, 1 3 3 9 1 10, कितना गया 108। अच्छा 36 में 108 जोड़ेंगे तो कितना होता है 144। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करने पर जोड़ने पर कड़ के स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, मतलब ये इसका 144 बराबर आ रहा है, मतलब कि यह पाइथागोरस नियम फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों पाइथागोरस नियम फॉलो करने लगा तो 100% यह समकोण त्रिभुज हो गया, और कोण बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, एकदम 100% फिक्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A 2-5 और B -2 और 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब मैं इसको बस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक x अक्ष है यहाँ पे, मान लीजिए। ठीक है, यह x अक्ष है, इस पे बिंदु A जो है वह है 2-5, और एक ठे बिंदु B जो है वो आपका है -2 और 9। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P है, और किस अक्ष पे, x अक्ष पे, x अक्ष पे आता है x, और y अक्ष पे नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो कह रहा है कि x अक्ष पे कोई बिंदु P जो है वो बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि जितना P से बिंदु A तक की दूरी है उतना P से बिंदु B तक की भी दूरी है। मतलब दोस्तों कहना का मतलब ये चीज़ है कि जो AP की दूरी होगी वो BP की दूरी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यह बराबर हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपस में एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है। जितना दूरी ये इतना है उतना दूरी ये इतना है। समदूरस्थ का मतलब ये चीज़ होता है। तो AP बराबर हम BP अब सिद्ध करना पड़ेगा। तब इसके लिए करना ये चीज़ पड़ेगा दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपके यहाँ पे क्वेश्चन उतर गया है। अब कहना का मतलब ये चीज़ है कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, डी से डिनोट करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूला से इन दोनों बीच की दूरियों को बराबर अगर आप सिद्ध कर देंगे तो समझिए कि एक दूसरे से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले AP निकालेंगे, तो यहाँ AP का ध्यान दीजिए। तो AP में यह x1 हो गया, तो पहले करनी है तो करनी लगा लिया जाए। अब AP की दूरी x1 मतलब 2, अब माइनस, अब x2 क्या है यहाँ पे, x2 AP का निकालना है तो x2 x है, तो 2 माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब प्लस y1 अब क्या है -5, इसी तरह माइनस है
फिर माइनस लगा दिया y2 क्या है 0। अब इसका होल स्क्वायर, अब यहाँ पे निकालेंगे हम दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तब देखेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 माइनस एक्स का पहले होल स्क्वायर, इसको पहले एक बार उतार लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। -5 और -0, ठीक है, तो -5 और -0 दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा -5 ही होगा, क्योंकि -5 पे -0 जोड़ेंगे तो 5 होगा। इसका अब स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, अब इसको आप इतना फिर रुके रहिए। ठीक है, अब एक बार निकाल दीजिए, एपी निकल गया। अब हम बीपी निकालेंगे। ठीक है, तो आप दोनों को फिर बराबर कर देंगे। तो यहाँ बीपी आप जब निकाल रहे हैं तो इसका भी अंडर रूट, तो बीपी का यहाँ पे आ गया। तो बीपी जब आप निकाल रहे हैं तो x1 क्या हो जाएगा -2, और फिर माइनस है तो माइनस x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर आप प्लस देखिए यहाँ पे अब y1, तो y1 क्या हो जाएगा 9, अब माइनस y2 क्या हो गया 0। अभी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तब इसका करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे कि -2 और -x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 में से 0 गया तो 9 का होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या बताया था कि समदूरस्थ का मतलब ये हो जाएगा AP बराबर BP। तो AP बराबर BP कर दिया जाए तो AP का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे √2 -x का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर और बराबर। अब BP कितना निकला यहाँ पे √-2 -x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये तो निकला है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे दोस्तों कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कहीं हट जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 -x का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर और बराबर -2 -x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो a -b का होल स्क्वायर क्या होता है कि 2 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a -b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यही ना होता है। तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और -2 और गुड़े a क्या है 2 और b क्या है x है। ठीक है, और प्लस -5 का स्क्वायर क्या होता है तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। फिर बराबर अब इसको हल करेंगे तो ये भी a -b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तब a -b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखें -2 आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, तो b का हमारा x, तो x का स्क्वायर और फिर -2 और फिर a क्या है -2 और b क्या है यहाँ पे x है और प्लस 9 का क्या होता है स्क्वायर 81 होता है, यही तो होता है। तो 81 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए आगे बात समझिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और प्लस x स्क्वायर और 2 दूनी के 4x। ठीक है, और प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और 2 दूनी के 4x। ठीक है, और प्लस 81। ठीक, अब इतना आने लगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे जैसा कि देख पाएंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कट गया, 4 आ गया, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचने लगा -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81 बचने लगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -4x या प्लस 4x इधर आएगा तो ये भी -4x आ जाएगा। ठीक है, बराबर 81 या प्लस 25 होने जाएगा तो -5 -25, तो -4x -8x बराबर यहाँ से घटेगा तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 बच जाएगा। यहाँ पे 7, तो 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 56 बटा -8 कटाएंगे तो x बराबर जाएगा -7। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं x बराबर क्या आ गया -7 आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, देखिए x बराबर -7। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते, देखिए क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे तो यही तो पूछा था, देखिए थोड़ा इधर आ जाए, हाँ, कि x एक बिंदु है जो बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, समदूरस्थ में x का वैल्यू निकल गया, का निर्देशांक है। तो देखिए -7 0 0 7, तो कह रहा है कि क्या निर्देशांक है, तो भाई x का वैल्यू तो -7 आ गया, x का वैल्यू -7 आ गया और y का देखिए निर्देशांक का मतलब होता है x y वैल्यू लिखिए। ठीक है, ये निर्देशांक, तो x पर तो -7 दे दिया, y x पे नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो -7 और 0 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो -7 और 0 ऑप्शन ए इस
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों विकल्पी के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अब बताना तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे आप लगा पाएंगे। इसी तरह मैथ में थोड़ी 85 पे ऐसे मार्क्स आ जाता है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों यहीं पे देखें, बिंदु दो बिंदु था, इसको संतुरस्त मैंने सिद्ध किया, AP बराबर BP। फार्मूला लगा था x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला से मैंने यहाँ पे जैसा कि सिद्ध करके आपको देखा है x बराबर -7, तो x का वैल्यू -7, अब y पे कुछ नहीं, तो 0 होता है, तो यह बिंदु निकल के आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, छठवां। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, अभी तो बहुविकल्पीय चला, अभी तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे दिया कि cos A बराबर 4/5, cos A बराबर क्या दिया 4/5 हो तो cot A का मान होगा, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो जैसा कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, cos A बराबर दिया है 4/5, तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़, तो आधार यहाँ पे 4 हो गया, कड़ क्या हो गया 5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज तब दोस्तों हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं A हो गया, या B हो गया, या क्या हो गया C हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया है कि आधार बटे कड़, तो आधार यहाँ पे क्या हो गया, आधार तो यही होगा, तो आधार यहाँ पे क्या हो गया 4, तो यहाँ पे हम 4 के कोई नियतांक मानते हैं। ठीक है, तो 4 के आधार हो गया, और कड़ हमारा 5 है, तो इसको हम मान लेंगे 5 के। ठीक है, बताने के लिए जल्द बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आधार 4 के हो गया और कड़ 5 के हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब हमारा BC निकालना है। तो BC निकालने का फार्मूला होता है कि करड़ी में AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यही तो होता है भैया, कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो BC बराबर यहाँ से निकल जाएगा क्या कि AC कितना है 5 के, तो 5 के का स्क्वायर और माइनस AB क्या है 4, तो 4 के का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 के मतलब 25 के स्क्वायर, और 4 के मतलब 4 चौको 16 के स्क्वायर। तो यहाँ BC बराबर आपको क्या आ जाएगा, 25 में से 16 कटेगा तो 9 के स्क्वायर, यही तो आएगा। तो BC बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 के, यही तो आएगा। तो BC बराबर क्या आ गया 3 के। अब क्या पूछा है इसका, तब 3 के निकल गया, तो बहुत सिंपल है। हमसे क्या पूछा था, कॉट का, भैया ये नहीं पूछा था कॉट A का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कॉट A। अब ज्ञात कीजिए कि कॉट A, तो कॉट A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, यही तो होता है, आधार बटा लंब। कॉट A, तब कॉट A को यहाँ पे कोड लेते हैं, तो इसके स्थान पर भुजा लंब होती है, तो लंब दिया ही है, तो लंब बटा और आधार बटा लंब, तो आधार यहाँ पे क्या हो गया AB, और लंब क्या हो गया BC। तो AB कितना दिया है यहाँ पे 4 के, और लंब निकला हमारा कितना 3 के, तो केस के कैंसिल, तो 4/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना सिंपल है, तो 4/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में दिया है, तो 4/3 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, यदि मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए कि कोई मीनार है, ठीक है, और इस मीनार की ऊंचाई उसकी छाया, तो मीनार है तो उसकी छाया इधर ही पड़ेगी, तो मान लीजिए इसकी क्या होगी छाया होगी। यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ ऊपर सूर्य होगा, अगर यहाँ पे सूर्य है तो इसका उन्नयन कोण पूछा। उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से ऊपर देखने को, मतलब यही थीटा पूछ रहा है। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया, या B हो गया, या C हो गया। AB मान लीजिए क्या एक मीनार है, या क्या है आपका मीनार है। ठीक है, इसको ध्यान। तो चलिए दोस्तों ये आपका मीनार है, तो यह मीनार है, यह मीनार की छाया है, इन दोनों की ऊंचाई समान होता है। अगर हमको ऊंचाई नहीं मालूम है तो इसको अगर x मीटर मान रहे हैं तो ये भी इसके समान, तो ये भी x मीटर हो जाएगा, तो ये भी x मीटर और ये भी x मीटर हो गया। ठीक है, तो अगर इसकी ऊंचाई समान है तो ये थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या सिंपल कि सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। जब समकोण त्रिभुज ABC में हम देख पा रहे हैं कि जो AB है, जो A की जो दूरी B है वो BC के क्या है बराबर, अब BC है कितना बराबर है x मीटर। ठीक है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, कितना कितना मीटर x मीटर। तो अब जैसा कि दूरी देखिए कौन कौन सा दिया है, एक तो ये लंब दिया है और आधार, और लंब और आधार में कौन सा सर्व समीकरण बनता है, तो tan वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, tan थीटे बराबर तो होता है लंब बटा आधार
टेन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटा आधार। लंब हमारा हो गया ए बी, ठीक है, और आधार हो गया यहाँ पे हमारा बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा, तो चलिए लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब कितना दिया था हमारा यक्स, और आधार भी कितना दिया हमारा यक्स, ठीक है। तो यहाँ से यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा टेन थीटा बराबर एक, और टेन थीटा बराबर एक, और टेन थीटा बराबर एक किसका वैल्यू होता है, तो दोस्तों यह होता है टेन थीटा बराबर एक होता है टेन 45 अंश, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर एक कितना अंश का होता है, 45 अंश का। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। देखिए कितना सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टेन थीटा बराबर एक ही आया था, तो टेन थीटा बराबर एक कब होता है, टेन 45 का मान एक होता है, तो थीटा बराबर 45 अंश आ गया। तो ये जो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश। जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो दोस्तों देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हुआ है, तो इस वीडियो में बस इतना क्वेश्चन, और देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जैसे देख पा रहे हैं। देखिए बहुत सारे स्लिप हैं, सारे क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि कोई एग्जामिनर नहीं है कि जो आपको नंबर 1 काट पाए। इसमें से ही आने वाले 100% लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आपको इन सारे कितना क्वेश्चन आप नोट कीजिए आज के लिए, ठीक है। फिर अगली वीडियो फिर इसके आगे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतना तक आप नोट करके कर दीजिएगा, सर डन हो गया है, आगे क्वेश्चन लेकर आइए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें 1000 लाइक तक हमें पहुँचा दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।